हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। देखिए भाई, हम लोग पिछले क्लास तक जहाँ तक पढ़े थे उस थ्योरम को, उसी थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने क्या थ्योरम पढ़ा था कि एवरी जो डिफरेंशियल जो फंक्शन होता है, कौन सा थ्योरम था, एक मिनट देख लेते हैं। जो अगर अवकलनीयता लेके चलोगे तो संतत होगा कोई फंक्शन, है ना। डिफरेंशिबिलिटी लेके चलोगे तो कंटिन्यूटी होगा, लेकिन कंटिन्यूटी लेके चलोगे तो डिफरेंशियल हो जाए जरूरी नहीं। देखिए, ये अपन बना रहे थे केस नंबर सेकेंड, याद होगा आपको पिछले क्लास में, ठीक है। और पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हमने कहा था ये एग्जांपल है केस नंबर सेकेंड में, और इसमें बोले थे कि ये संतत है, कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस बना के दिखा दिया था मैं, ठीक, संतत बना के दिखा दिया था। आज मैं इसको बना के दिखाऊंगा अवकलनीयता, ठीक। तो इसको अब चेक करते हैं, अवकलनीयता परीक्षण। देखिए ध्यान से ना, इसी क्वेश्चन को आगे मैं बना के दिखा रहा हूं, अवकलनीयता परीक्षण। चलिए देखते हैं। डिफरेंशियल टेस्ट, ठीक है, अवकलनीयता परीक्षण। इंग्लिश में के बच्चे लोग लिख लेना डिफरेंशियल टेस्ट, ठीक है। तो इसको देखिए, डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको मैं क्या क्या चीजें समझाया था उसको समझिए। दिखाइए इधर, आपको मैं पिछले क्लास में अवकलनीयता का ये फार्मूला होता है सेकंड फंक्शन के लिए थर्ड ईयर में, इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए ही आप बनाओगे, ऐसा मैं आपको बताया था। तो यहाँ भी जो डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट करना है वो आप इसी फार्मूले के बेस पे बनाओगे, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या है जो पिछले क्लास में बताया था, लिमिट एच के टेंस टू 0 0, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी अपॉन अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पास बताइए, ये जो मैं फार्मूला लिखा था वो एक्स वाई टेंस टू ए बी पर था, लेकिन यहाँ पर जो केस नंबर दिखाइए, केस नंबर जो सेकंड आप बना रहे हो वो एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे बनाना है। किस पे बनाना है? 0 0 पे। ऐसा आपने लिखा है एग्जाम्पल में ना, इसको देख लीजिए ध्यान से, एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे बनाना है। तो एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे बनाना है, और वो जो फार्मूला लिखा हूँ वो ए बी पे है। देख लीजिए यहाँ पर, ये जो फार्मूला पिछले क्लास में बताया था वो एक्स वाई टेंस टू ए बी पर है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या सोचना, बताओ बोलो, 0, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या सोचना, बताओ, 0 0। समझ में आ रहा है? ये ऐसा, ठीक। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट बनाना है आपको, अवकलनीयता टेस्ट बनाना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ का डिमांड है उसको पहले निकाल लो। देखो यहाँ पर एफ एक्स ऑफ 0 0, एफ वाई ऑफ 0 0, इन दोनों को पहले निकाल लो, और वैल्यू को इस इक्वेशन, ये जो फार्मूला है उसमें आप रख दीजिए, और जो आंसर आएगा वो फिर अवकलनीयता टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो उसी को पहले निकाल रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर लिख रहा हूँ अवकलनीयता टेस्ट में। देखिए यहाँ पर, यहाँ से चालू करते हैं। देखिए, चलो यहीं देखो, अवकलनीयता टेस्ट ना, आप यहाँ पर लिखना फंक्शन जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई टेंस टू, सॉरी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कौन सा बिंदु पे बना रहे हो, कौन सा पॉइंट पे, बिंदु एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर। इस पॉइंट पे आप बना रहे हो, इसको लिख दिया करो कि हम जो है यहाँ एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे बना रहे हैं, ठीक। मैं आपको क्या बोला, एफ एक्स ऑफ 0 0 निकालो पहले, ठीक। अब बताइए, इसका फार्मूला मैं पिछले क्लास में बताया था जो बोर्ड में अभी भी लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। एफ एक्स ऑफ ए बी का फार्मूला पिछले क्लास में मैंने आपको बनाना सिखाया। ये कैसे बनाते हैं, एफ एक्स ए बी का फार्मूला कैसे बनता है। अगर x है मतलब x के सापेक्ष अवकलन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो x के सापेक्ष होगा तो h टेंस टू 0 और h करना, k के y के सापेक्ष होता है तो k टेंस टू 0 के करते हैं।
एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो अपॉन नीचे में एच, और एफ ऑफ एफ देखो एच एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए एक्स वाले में बढ़ोतरी, वाई वाला कांस्टेंट रहता है। वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वाई वाले में बढ़ोतरी और एक्स वाला कांस्टेंट रहता है। बताया था चीज़ों को, तो ये फार्मूला मैं बताया था पिछले क्लास में, ये फार्मूला ए बी पर लिखा गया है। तो पहले यहाँ मैं ए बी लिख रहा हूँ, आप नोट मत करिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसलिए एच टेंस टू जीरो और नीचे में एच, ऐसा आपको लिखना होगा। और एफ ऑफ ए प्लस एच और बी माइनस एफ ऑफ ए बी, ऐसा आप लिखोगे। अब जो है आपको यहाँ बिंदु ए बी पर नहीं बनाना है, 0 0 पे बनाना है, इसलिए जहाँ जहाँ ए है और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या करना होगा, आपको 0 रखना होगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे बताइए। लिमिट एच टेंस टू जीरो और नीचे में जो एच है, ठीक है, ऐसा एफ ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। 0 प्लस एच और 0, एफ ऑफ देखिए पूरा बोर्ड दिख रहा है, एफ ऑफ 0 प्लस एच और 0 का वैल्यू यहाँ से आप देखो, एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू इतना है, तो इस वैल्यू को पहले यहाँ उतारिए, कितना है बताओ, बोलो। एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहला वाला एक्स को प्रेजेंट करता है, दूसरा वाला वाई को प्रेजेंट करता है, आपको मालूम है। पहला वाला एक्स को प्रेजेंट करता है, दूसरा वाला वाई को। तो जब एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू इतना है, एक्स की जगह 0 प्लस एच और वाई की जगह 0 रखूंगा, तो यहाँ भी एक्स का 0 प्लस एच और वाई की जगह क्या रखोगे बताओ, बोलो। 0 रखोगे यहाँ पर। तो उस हिसाब से एक्स की जगह क्या रखूंगा बताओ, यहाँ पर बोलो 0 प्लस एच और इंटू वाई की जगह क्या है बताओ, बोलो 0 है ना। पहला वाला एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला वाई को रिप्रेजेंट करता है, उस हिसाब से कर रहे हैं यहाँ पास भी। ठीक, तो यहाँ पास भी करो, कितना कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, मतलब यहाँ 0 का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया, चलिए। माइनस एफ ऑफ 0 0, यहाँ करोगे एफ ऑफ 0 0, पूरा टर्म 0 हो जाता है, यहाँ रखोगे 0 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो गया, खत्म टर्म। नीचे में एच है, उसको ऐसे ही रहने दो। फिर आगे बताइए क्या क्या बचेगा, आगे बताओ। लिमिट एच टेंस टू 0 अपॉन एच, देखो ऊपर में 0 का इंटू हुआ है यहाँ पर, तो 0 का इंटू होने के बाद पूरा टर्म को 0 कर देगा, तो 0 अपॉन 0 0, 0 के नीचे कुछ भी हो पूरा टर्म 0 होता है। ऊपर समझ में आ रहा है ना, ऊपर 0 का इंटू हो रहा है, पूरा टर्म 0, पूरा 0 होने के नाम से पूरा 0 हो गया, और यहाँ पर एक और 0 था ऐसा। तो फाइनली फिर बचा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस 0, 0 अपॉन एच 0 होता है, और 0 में लिमिट रखाएगा नहीं, तो फाइनली वैल्यू क्या निकल गया, 0। तो ये वैल्यू आपका किसका निकला, उसको ध्यान रखिएगा। एफ एक्स ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 निकला। ये सब क्यों निकाल रहे हैं समझ में आएगा, धीरे से हड़बड़ाइए मत, ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। ऐसे ही याद रखिएगा ना, एफ एक्स ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 निकला है। ठीक ऐसे ही आपको आगे इसका निकालना होगा वैल्यू, किसका, नोट करते जाइएगा साथ में ना। एफ वाई ऑफ ए बी का पहले फार्मूला बताओ। वाई के सापेक्ष हो रहा है इसलिए लिमिट वाई के टेंस टू 0 लिखते हैं, मालूम है, बता चुका हूँ पिछले क्लास में फार्मूला लिखने का तरीका। अपॉन नीचे में के लिखना होता है। वाई है मतलब वाई में बढ़ोतरी ए और बी प्लस के और माइनस एफ ऑफ ए बी, ऐसा। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला ए बी पे लिखा हूँ, आपको यहाँ 0 0 पे बना रहे हो, इसलिए जहाँ जहाँ ए और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या रखना होगा बताओ, बोलो 0 रखना होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब बताइए अब वैल्यू कैसा होगा। लिमिट के टेंस टू 0 अपॉन के, ठीक हो गया। अब बताइए एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू इतना होता है, ऐसा दिया है ना, कोई एग्जांपल लेके चले थे केस नंबर 2 में। पहला वाला x को प्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को। x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के यहाँ रखोगे, तो यहाँ x की जगह 0 y की जगह 0 प्लस के रखोगे तो कितना होगा वैल्यू बताइए, बोलो। 0 और 0 प्लस के, ठीक, अपॉन अंडर रूट में 0 और 0 प्लस के का स्क्वायर हो गया, ऐसा। माइनस एफ ऑफ 0 0, यहाँ रखोगे 0, यहाँ रखोगे 0, तो यहाँ भी 0 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, तो बताइए फिर इसका भी कैसे आ गया बताओ, बोलो। ये 0 का इंटू हुआ, ये 0 का ऊपर में इंटू हुआ तो पूरा टर्म 0 हो गया। ऊपर में 0 है तो नीचे में कुछ भी रहे वो पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, इसके जैसे 0 माइनस 0 आ जाएगा, और नीचे में यहाँ क्या रहेगा फिर बताओ, बोलो, के टेंस टू 0, ऐसा।
जीरो माइनस जीरो जीरो होता है, जीरो में लिमिट रखाएगा नहीं, इसका वैल्यू भी कितना आया बताओ बोलो, जीरो आ गया ऐसा। ठीक, तो हमने दो चीज निकाला, एफ एक्स आप जीरो जीरो का वैल्यू जीरो निकाला, एफ वाई आप जीरो जीरो का वैल्यू भी कितना निकाला, जीरो निकाला। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब अवकलनीयता का जो फार्मूला हमने यहाँ पढ़ा हुआ था उस फार्मूले को आप इस्तेमाल करोगे। देखिए ये अवकलनीयता का फार्मूला मैं पिछले क्लास में बताया था, ए बी की जगह जीरो जीरो रखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इसी को यहाँ लिख रहा हूँ अब बोल के। देखिए लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस के माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो माइनस एच एफ एक्स ऑफ जीरो जीरो माइनस के एफ वाई ऑफ जीरो जीरो अपॉन अंडर रूट में क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना रहता है, जीरो, छोटा सा लिख रहा हूँ ऐसा। ठीक है, अब बताइए यहाँ वैल्यू रखते जाते हैं, बताइएगा ना, लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो। ठीक है, नीचे में बताइए, नीचे में क्या बचा हुआ है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक, वैल्यू को बताइए जाएगा ना, यहाँ पर बताइए एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस के का वैल्यू कहाँ से निकालें बताइए। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में केस नंबर सेकंड में हमने इतना लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, पिछले क्लास में बताया था। एक्स की जगह जीरो प्लस एच, वाई की जगह जीरो प्लस के रख दूं, एक्स की जगह जीरो प्लस एच और वाई की जगह जीरो प्लस के रख दूं, तो यहाँ भी एक्स का जीरो प्लस एच, वाई की जगह जीरो प्लस के, यहाँ भी एक्स का जीरो प्लस एच और वाई की जगह जीरो प्लस के रखोगे तो जो दिखाई देगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस के का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच और जीरो प्लस के अपॉन अंडर रूट में जीरो प्लस एच का स्क्वायर और प्लस जीरो प्लस के का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू हो गया। एफ आप जीरो जीरो का वैल्यू निकालना चाहोगे तो फिर आप यहीं से निकाल सकते हो, एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो अगर यहाँ सोचोगे तो जीरो इंटू जीरो जीरो होगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो एफ आप जीरो जीरो का वैल्यू फिर जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका ऐसा जीरो हो गया, माइनस एच है। यहाँ पर बताइए एफ एक्स आप जीरो जीरो का वैल्यू थोड़ा देर पहले आपने निकाला है, कितना निकाला है, जीरो, याद होगा, माइनस के एफ वाई आप जीरो जीरो का वैल्यू थोड़ा देर पहले आपको निकाल के दिखाया, जीरो, इसीलिए इन दोनों का वैल्यू पहले निकाल लिया था ताकि वैल्यू यहाँ फार्मूला में डायरेक्ट रखते बन जाए। ठीक, और राइट हैंड साइड में कितना है बताओ बोलो, जीरो, ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसमें क्या जीरो मत लेके चलिए राइट हैंड साइड में, इसमें राइट हैंड साइड में जीरो लिमिट मत लेके चलिए, इसको ऐसा लिख चलो बस। ठीक है, अब आगे बताइए, समझा रहे हैं, चिंता मत करिए। लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो है, ठीक है, और नीचे में क्या है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। ठीक है, आप बताइए जीरो प्लस एच कितना होता है, एच, जीरो प्लस के कितना होता है, के, अंडर रूट में कितना हुआ बताओ बोलो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, पूरा टर्म हो गया जीरो, खत्म। उसको लिखोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक। तो फाइनली कितना बचा बताइए बोलो, लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो। ठीक हो गया, ये जो है नीचे आता है, ये अंडर रूट एच के स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों साथ आपस में टकरा के फिर वो एच स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए ना, ये वाला पोर्शन ऊपर में एच के है, ठीक है, ये वाला पोर्शन डायरेक्ट नीचे आता है, ये दोनों नीचे आएगा, तो दो अंडर रूट सेम सेम है, दो अंडर रूट आपस में कट जाता है और एच स्क्वायर के स्क्वायर बच जाएगा। अगर दो अंडर रूट सेम सेम है तो आपस में दोनों कट जाता है, अंदर का मटेरियल बच जाता है, तो ये पोर्शन आपका बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जितना सॉल्व करना था हमने किया, जितना सॉल्व कर सको उसको किया करो, उसके बाद आप इसमें लिमिट रखा करो। तो अगर मैं लिमिट, अगर आप मैं रख दूं यहाँ पर रख के बताइए, अगर मैं लिमिट रख दूं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, सभी छात्र लोग ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिएगा, कुछ डिस्टर्बेंस आजू बाजू तो उसे बंद कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना सॉल्व करना था मैंने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद फिर लिमिट को पुट किया जाता है, टेक करोगे। लिमिट क्या है, एच टेंस टू जीरो और के टेंस टू जीरो, जो दोनों का वैल्यू जीरो की ओर टेक हो रहा है, मतलब दोनों एच की जगह जीरो और के की जगह जीरो पुट करना है।
अगर h की जगह 0 और k की जगह 0 रखने के बारे में सोचोगे तो गड़बड़ यहाँ ये हो जाएगा कि रख के सोचो, जरूर देखो बता रहा हूँ, 0 इंटू 0, नीचे में 0 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, ठीक, फाइनली कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 0 हो जाएगा, ऐसा होगा। और 0 इंटू 0 0 होता है, तो 0/0, ये 0/0 अभी तक मैथ्स में खोजा नहीं गया है। कभी भी मैथ्स में 0/0 या इन्फिनिटिव आता है तो समझ जाइए कि यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि ये चीज़ें अभी तक मैथ्स में खोजा नहीं जा सका है कि एक्चुअली में 0/0 या इन्फिनिटिव का वैल्यू आता कितना है। 11th क्लास के युगबोध के पुस्तक में लिखे रहता है, सामने यही चीज़ देखना, ऐसे क्वेश्चन मार्क लिखे रहता है, ठीक है। 0/0 या इन्फिनिटिव नहीं खोजा जा सका है, तो ऐसी स्थिति में अगर कभी 0/0 या इन्फिनिटिव आ रहा है, जैसे कि यहाँ आ रहा है लिमिट रखने पे, तो ऐसी स्थिति आता है तो उस स्थिति में एल हॉस्पिटल रूल लगता है। क्या नाम है? एल हॉस्पिटल रूल। अब ये एल हॉस्पिटल रूल है क्या, उसको बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, सब लिखिएगा मत ना, एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। थीटा टेंस टू, मान लिया मैं लिख रहा हूँ 0, और लिख देता हूँ साइन थीटा, यहाँ पर लिख दो कॉस, नहीं यही ठीक रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेगा, जैसे समझा रहा हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन थीटा लिख देता हूँ जैसे ना, तो साइन 0 0 हो जाएगा और थीटा टेंस टू 0 0। अब जैसे यहाँ लिमिट रखोगे ऊपर नीचे दोनों में, तो कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 हो गया, नीचे रखोगे 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हुआ, तो 0/0 अनडिफाइंड है। तो ऐसी कंडीशन जब कभी आता है तो एल हॉस्पिटल रूल ने बताया है कि कभी 0/0 या इन्फिनिटिव आता है तो ऊपर नीचे दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कीजिए। जैसे साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा, होगा ना, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, ऊपर नीचे दोनों का थीटा के रेस्पेक्ट में ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे का अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, एक साथ a/b वाला फार्मूला नहीं, ऊपर का अलग साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। अब आप फिर इसमें लिमिट रखोगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 जो है, थीटा टेंस टू 0 रखोगे तो साइन रखोगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ऐसा नियम कौन बताया था, एल हॉस्पिटल ने, कि कभी 0/0 आ रहा है तो उसमें लिमिट ना रख के ऊपर नीचे दोनों का डिफ्रेंशिएशन करो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और नीचे थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब जो आया उसमें आप लिमिट रख सकते हो। ऐसा किसने बताया था, एल हॉस्पिटल ने। आया समझ में? तो यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे दोनों का डिफ्रेंशिएशन आपको करना इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का वैल्यू 0 0 आ रहा है, एच टेंस टू 0 के टेंस टू 0 रखोगे तो ऊपर का पूरा वैल्यू 0, नीचे का पूरा वैल्यू 0 आ रहा है, और 0/0 अनडिफाइंड है। तो क्यों ना हम एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से ऊपर नीचे दोनों का अवकलन करें, डिफ्रेंशिएशन करें। तो ऊपर का अवकलन करोगे, नीचे का अवकलन करोगे, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नीचे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि यहाँ दो चीज है, एच और के, कि मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूं, एच के रेस्पेक्ट में, एच के सापेक्ष करूं कि के सापेक्ष करूं। एच के रेस्पेक्ट में करोगे तो के कांस्टेंट रहेगा, बहुत लंबा चौड़ा खींचेगा जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सिर्फ ऐसे रहता ना, ये लो एच वाला पोर्शन नहीं होता, सिर्फ के रहता, तो के रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन कर देता, अवकलन कर देता, जैसा कि एल हॉस्पिटल रूल ने बताया। या के नहीं रहता, सिर्फ एच रहता तो भी कर देता अवकलन, लेकिन एच के दोनों है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से ऊपर नीचे का अवकलन करना भी मुश्किल हो जा रहा है, डिफ्रेंशिएशन करना भी मुश्किल हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, फिर इसको बनाया तो बनाया कैसे जाए। तो ऐसी स्थिति में इसको बनाने के लिए ये कंडीशन मान लिया गया है कि माना बोल के, यहाँ पर सपोज बोल के एक मान लेते हैं कि k = mh मान लिए। ऐसा क्यों मान रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ हर कंडीशन फेल हो रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट लिमिट रखोगे h टेंस टू 0 k टेंस टू 0, तो 0/0 अनडिफाइंड हो गया, जिसको आगे आप सॉल्व कर नहीं सकते, मैथ्स की दुनिया में इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर आपको मैं बताया, एल हॉस्पिटल ने बताया था कि ऊपर नीचे दोनों का तब तक डिफ्रेंशिएशन करो जब तक कि 0/0 या इन्फिनिटिव कंडीशन हट ना जाए। तो अवकलन करोगे एल हॉस्पिटल के हिसाब से ऊपर नीचे दोनों का, तो अवकलन भी डिफ्रेंशिएशन आप कर नहीं सकते हो, कि दो चीज़ है, एच के सापेक्ष करूं कि के सापेक्ष करूं, एच के रेस्पेक्ट में करूं कि के रेस्पेक्ट में, वहां फिर फंसना हो रहा है। हर कंडीशन में फंस रहे, तो सबसे अच्छा यह है कि एक काम करते हैं, हम के को ही एक नया फंक्शन मान लेते हैं, कि माना k = mh मान लिया, जिसमें m एक अननोन पर्सन है। याद रखिएगा, m जो है, m का मान निश्चित नहीं है। m क्या है? m का मान निश्चित नहीं, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक।
के इज इक्वल टू क्या मान लिए एम एच। तो आपको जो मैं एल हॉस्पिटल रूल बताया 0/0 आया वो आपके नॉलेज के लिए है। आप जब पेपर हाल में बनाओगे तो इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, यहाँ पहुँचने के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन में के इज इक्वल टू एम एच पुट करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक, तो चलो अब रखते हैं। क्यों रख रहे थे इतना समझाने के लिए, 10 मिनट तक मैं बड़बड़ाया हूँ इतना सारा बात। आपको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो आप कॉल मैसेज करके फिर से मुझे पूछेगा, मैं डिटेल में और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर के की जगह मैं एम एच रख रहा हूँ। के की जगह क्या रख रहा हूँ, एम एच, नीचे भी ऊपर भी के की जगह एम एच। यहाँ रखोगे तो एम स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। इतना रखने के बाद अब आगे बताइए, आगे क्या क्या हो जाएगा बताइए, बोलो। देखिए यहाँ पर लिमिट एच के टेंस टू 0/0, ठीक है। नीचे में इन दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा बताइए, एच स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा 1 + एम स्क्वायर, ऊपर में एच स्क्वायर हो गया, और क्या बचा है बताओ, बोलो, एम बचा है। अब ध्यान देने वाली एक तो बात है कि जब एच के दोनों था यहाँ पर, तो यहाँ लिखे थे h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 लिखे थे, वो जायज़ था। लेकिन अब यहाँ पर k वाला टर्म पूरा हट गया, k वाला टर्म पूरा हट गया, k वाला टर्म पूरा हट गया, इसलिए अब k टेंस टू 0 लिखने कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको h टेंस टू 0 लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, h टेंस टू 0। क्यों लिख रहे हैं, k टेंस टू 0 क्यों हटा दिया, k वाला टर्म है ही नहीं, जब है ही नहीं तो सामने उसको शो करने का क्या मतलब है। ठीक है, आगे बताइए, एक तो एच स्क्वायर कट जाएगा। अब कटने के बाद जो बचेगा उसको बताइए, क्या बचा बताइए, लिमिट एच टेंस टू 0 m/1 + एम स्क्वायर। अब जो बचा है, अब जो यहाँ बचा है उसको देख के बताइए कि यहाँ पर अंदर में h है ही नहीं, तो लिमिट h टेंस टू सामने लिखने कोई मतलब नहीं। अगर h रहता तब ना h टेंस टू 0 लिमिट बाद में रखेंगे बोल के लिमिट h टेंस टू 0 शो कर रहे थे। अब h है ही नहीं तो सिर्फ जो बचा है उसको लिखो, सिर्फ m बचा है। और यहाँ पर जब k इज इक्वल टू एम एच लिखा था, मैं जब यूज़ किया था तो मैं बताया था कि m एक अननोन पर्सन है, m का मान निश्चित नहीं है। अब यहाँ जो आया है इसको देख के आप समझिए बात को कि पूरा का पूरा वैल्यू m पे डिपेंडेंट है, m पर डिपेंड है, पूरा m पर आश्रित है। m1 तो कांस्टेंट है, प्लस माइनस कांस्टेंट में ही गिना जाता है। m/1 + एम स्क्वायर को समझिएगा कि यहाँ m नंबर एक कांस्टेंट नंबर है, m एक ऐसा वैल्यू है जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर m का कुछ ऐसा वैल्यू हो जाए कि m स्क्वायर करने पे मान लीजिए उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, सॉरी माइनस होना जाए, m निश्चित नहीं है, m क्या है, फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर कहीं m का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया तो ये ऊपर इन्फिनिटी हो गया और नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा, तब तो पूरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पूरा फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी स्थिति। तो आपको इसी चीज़ को थ्योरी में लिखना है कि पूरा का पूरा मान m पर डिपेंडेंट आ गया। देखो ना, यहाँ 1 + एम स्क्वायर मतलब m स्क्वायर है और ऊपर में m है, पूरा वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, m पर आश्रित है। m पर आश्रित है मतलब m का वैल्यू जैसा होगा वैसे ही इसका वैल्यू आएगा। m का वैल्यू -1 हुआ तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा, m का वैल्यू प्लस हुआ तो इतना का वैल्यू कुछ आएगा और आएगा, m का वैल्यू 10 हुआ तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा। m का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। m को यहाँ पर जब यूज़ किया था तो मैं बोला था उसी समय, m एक ऐसा वैल्यू लिए हैं यहाँ पर जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो हो सकता है इसका वैल्यू इन्फिनिटी भी आ जाए। कितना आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। m का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, इन्फिनिटी भी आ सकता है, और इन्फिनिटी भी आ सकता है, इन्फिनिटी है उसी को बोलते हैं कि विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और जो विद्यमान नहीं होता वो अकलनीय नहीं होता। आए समझ में। तो उसी चीज़ को देखिए, मैं थ्योरी में लिखने जा रहा हूँ, इधर देखिए, देखिए इन्हीं चीज़ को मैं लिखूंगा। जो वैल्यू आया है ना उसको मैं लिख रहा हूँ, कितना वैल्यू आया फिर लिख रहा हूँ एक बार ना, ऐसा वैल्यू आया। तो इस वैल्यू के बारे में आप लिखोगे जो कि m पर आश्रित है, जो कि m पर आश्रित है, जो कि m पर आश्रित है, जो कि निश्चित नहीं है। समझा रहा है ना इंग्लिश पढ़ने वालों को, घबराइए मत। जो कि निश्चित नहीं है, अतः फलन f(x, y)
बिंदु एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर अवकलनीय नहीं है। क्या बोला, समझ में आ गया? यहाँ बस मैं बोला कि ये जो वैल्यू आया है, जो अवकलनीयता टेस्ट कर रहे थे, डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट कर रहे थे, उसमें लास्ट में ये वैल्यू आया है, जिसमें m, ये जो पूरा लास्ट मान आया है पूरा m पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? m पर डिपेंडेंट है, m पर आश्रित है। और m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है मतलब वो अवकलनीय नहीं होता है। अगर वैल्यू फिक्स नहीं हो सकता है, इसका वैल्यू इन्फिनिटिव आया मतलब वो दुनिया में है ही नहीं मतलब वो डिफरेंशिबल नहीं होता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है दुनिया में, इसलिए वो अवकलनीय नहीं हो सकता, डिफरेंशिबल नहीं हो सकता। तो इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट में एक लाइन बस लिख लेना, दिस वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑफ m, दिस इज नॉट फिक्स वैल्यू, ये कोई निश्चित मान नहीं है। सो देयरफॉर दिस फंक्शन f ऑफ एक्स वाई पॉइंट एक्स वाई टेंस टू 0.00 पर क्या नहीं है? डिफरेंशिबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अगर यहाँ कुछ ना कुछ मान आता तो मैं चेक करता कि वैल्यू कितना आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, पूरा m पर डिपेंडेंट है। m को मैं बोला था m का नॉन पर्सन है जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, -1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है मतलब वो अवकलनीय नहीं होता, डिफरेंशिबल नहीं होता। ठीक है, तो देखिए भाई, इसको मैं मिटा के अब लास्ट में आपको एक लाइन में फिर सही तौर से रिवाइज करा देता हूँ कि हमने इस थ्योरम में किया क्या। पिछले क्लास से हमने केस नंबर फर्स्ट बनाया था सबसे पहले, पिछले क्लास में देख लीजिए, कॉपी खोल लीजिए पहले, और केस नंबर सेकंड बनाया था। फिर से दोहरा रहे हैं ना थोड़ा सा, देख लीजिए, कॉपी खोल लीजिए पहले, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड बनाया। केस नंबर फर्स्ट को मैं आपको बताया कि आप एक फंक्शन ले लो f ऑफ एक्स वाई, और इस फंक्शन को दिखाओ कि ये फंक्शन डिफरेंशिबल है, अवकलनीय है, तो कंटिन्यूटी भी होता है, संतत होता है। ऐसा केस नंबर फर्स्ट में पिछले क्लास में प्रूफ करा के दिखाया। केस नंबर सेकंड में हम फंक्शन f ऑफ एक्स वाई को लेके चले और इसको कंटिन्यूटी लेके चले, लेकिन वो फंक्शन अगर कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशिबल नहीं होता, ऐसा हम बना के दिखाए। कंटिन्यूटी है लेकिन डिफरेंशिबल नहीं है, कंटिन्यूटी लेके चलोगे डिफरेंशिबल हो जाए जरूरी नहीं। तो केस नंबर सेकंड ले बनाने के लिए ये एग्जांपल याद रखना, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, ये पूरा आपको लिखना होगा इतना। इस एग्जांपल को लिख के आप वहीं पास बताओगे कि ये एग्जांपल मैं लिखा हूँ, ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिबल नहीं है। अब आपका लिख देने से हो नहीं जाएगा, आपको पिछले क्लास में कंटिन्यूअस वाला पूरा बना के दिखाया, लेकिन डिफरेंशिबिलिटी नहीं होगा, इसको अभी आज के वीडियो में बना के दिखाया हूँ। डिफरेंशिबिलिटी नहीं होगा, ये कौन से फार्मूला से बना? ये वाला फार्मूला से, देख लीजिए, ये वाला फार्मूला से हमने इसको बनाया डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट, ठीक, ये वाला से, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला से बनाए दिखाइए। अब बनाने के बाद वो m पर डिपेंडेंट हो रहा था, m पर डिपेंडेंट हो रहा है मतलब उसका फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है मतलब डिफरेंशिबल नहीं है। तो हमने केस नंबर सेकंड भी आज हमने कंप्लीट करा के दिखा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कॉल मैसेज जरूर करिए, मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे नया टर्म बढ़ते हैं अपन, दिखाई था।
हाँ भाई ध्यान दीजिए सब लोग ना, ये क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं ये स्वार्ज प्रमेय का क्वेश्चन है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए सभी छात्र लोग, देखिए भाई समझिएगा। स्वार्ज थ्योरम और यंग थ्योरम ये दोनों इतना इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, अगर पिछले साल ना आया हो तो इस साल आपके पेपर में छप रहा है। या तो थ्योरम पूछेगा या तो क्वेश्चन पूछता है। दो थ्योरम है इंपॉर्टेंट, एक है आपका स्वार्ज और एक है आपका यंग। बुक में निकाल लीजिएगा, बुक रखिए सामने। या तो थ्योरम पूछता है और या तो इसका क्वेश्चन पूछेगा इसी का। 5 नंबर का आना फिक्स है एकदम, मान के चलिए रामबाण 5 नंबर का आएगा ही आएगा। या तो दोनों में से एक थ्योरम पूछेगा या तो क्वेश्चन पूछेगा, या तो कभी कभी ये भी देता है, कभी एक तो थ्योरम देगा, एक तो इसी में से एक तो क्वेश्चन दे देगा। आए समझ में? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम दोनों थ्योरम को क्वेश्चन बनाने के बाद बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के बाद बहुत सारी चीजें थ्योरम का क्लियर हो जाती हैं। इसलिए पहले यंग प्रमेय और स्वार्ज प्रमेय, जो यंग थ्योरम और स्वार्ज थ्योरम है आपका बुक में, आपका यहाँ पर बुक में थ्योरम नंबर 2 है। आप इंग्लिश मीडियम किताब पे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर से स्वार्ज थ्योरम लिखा हुआ है, ये स्वार्ज थ्योरम है, देख लीजिए। ठीक है, ये आपका स्वार्ज थ्योरम है। ठीक है, वैसे यहाँ उसके पहले यंग थ्योरम है। ठीक है, यंग थ्योरम स्वार्ज थ्योरम मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इसका क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, पहले अपन इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन भी 2-3 टाइप का क्वेश्चन है। एक तो एक सेपरेट क्वेश्चन दे दिया है, इसमें बोला है कि स्वार्ज थ्योरम बना के दिखाओ। एक सेपरेट क्वेश्चन दे देगा जिसमें बोलेगा यंग थ्योरम बना के दिखाओ। और एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें यंग स्वार्ज दोनों घुसा देगा, बोलेगा दोनों को बना के एक साथ दिखाओ कि कौन सही है, यंग लग रहा है कि स्वार्ज लग रहा है। तो 3 टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 टाइप का ही, यंग का क्वेश्चन अलग, स्वार्ज का क्वेश्चन अलग, और दोनों को कंबाइन एक क्वेश्चन भर देगा कि यंग स्वार्ज दोनों बना के दिखाओ। उसका 3 टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद थ्योरम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हूं, f of x y is equal to x cube y square upon x square y square, x y is not is equal to 0 0, और f of x y का एक और वैल्यू दिया 0 जिसमें x y is equal to 0 0 पे, ये ऐसा। इस पे बोलता है कि स्वार्ज थ्योरम को सत्यापित करके दिखाओ। किसको? स्वार्ज थ्योरम को। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, स्वार्ज थ्योरम जो है को सत्यापित करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा हूं, इस एक क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप बनाइएगा, पुस्तक से देख के मत बनाइएगा। पुस्तक में भी वैसे ही बना है जैसे मैं बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे किया पुस्तक में। आप पुस्तक को एकदम, क्योंकि पुस्तक में ना कई क्वेश्चन को आगे पीछे मिक्स टाइप का, कंफ्यूजन टाइप का हो जाएगा। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाइएगा और उसी को देख देख के बाकी क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत आसानी से बनेगा। देखिए सबसे पहले बात बनाना चालू करता हूँ। देखो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ ना, बहुत लंबा बनता है क्वेश्चन इसका, यंग स्वार्ज का। सबसे पहली बात, गिवन दैट क्या दिया है क्वेश्चन, उसको लिखा करो कि फंक्शन हमको दिया गया है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, एक वैल्यू दिया है इसका 0, इसका कंडीशन लिखा है एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे। f ऑफ एक्स वाई का एक वैल्यू और दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको दिया है कंडीशन कि इस कंडीशन पे दिया एक्स वाई इज नॉट इज इक्वल टू 0 0, ऐसा। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, कौन से बिंदु पे निकालना है, तो आप लिखना पॉइंट इसमें बिंदु एक्स वाई टेंस टू 0 0, इसको देख के पता चलता है 0 0 पे बनाना होता है। ठीक, अब इसमें देखिए मैं क्या क्या चीजें निकाल रहा हूँ उसको समझिएगा, आप घबराइए मत। एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देखना, पहला नया क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप, यंग स्वार्ज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन बनाना, तो एक क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा तकलीफ जाए लेकिन सब समझ में आएगा। देखिए सबसे पहली बात तो आप एफ एक्स निकालना। ठीक, एफ एक्स ऑफ ए बी का फार्मूला पहले आप मुझे बताइए। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब एच टेंस टू 0 और नीचे एच लिखते हैं, ये आपको मालूम होगा। और यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच बी, एच के सापेक्ष कॉलम हो रहा है इसलिए एक्स में बढ़ोतरी वाई कांस्टेंट माइनस एफ ऑफ ए बी, ऐसा। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए, आपको यहाँ बिंदु 0 0 पे निकालना है, इसलिए ए और बी की जगह क्या रखना बताओ, बोलो 0। ए बी की जगह क्या रखूंगा 0, क्योंकि हमको यहाँ ए बी पे बनाना है।
पॉइंट ए बी पे नहीं, सॉरी ए बी बोल रहा हूँ, पॉइंट 0 0 पे बनाना है, इसलिए ए और बी की जगह क्या रखे बताओ, बोलो 0 0। इतना होने के बाद आगे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, नीचे में h है, ठीक है। आप बताइए एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू इतना है, ये है ना वैल्यू। अगर x की जगह 0 प्लस एच और y की जगह 0 सोचूं तो यहाँ भी x की जगह 0 प्लस एच और y की जगह 0 सोचूंगा, x की जगह 0 प्लस एच और y की जगह क्या सोचूंगा बताओ, बोलो 0। तो इसमें रखो तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 0 प्लस एच का क्यूब और 0 स्क्वायर, और नीचे में 0 प्लस एच का स्क्वायर और y स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर। समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x की देखो ना, यहाँ एफ ऑफ 0 प्लस है जो 0 लिखा है, मतलब x की जगह इतना और y की जगह इतना रखूंगा, तो यहाँ भी रखूंगा, ऐसा रख दिया। माइनस एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 ही निकलता है, उसको डायरेक्ट 0 लिखा करो। यहाँ लिखा भी एक्स वाई टेंस टू अगर 0 0 हो तो ये 0 हो जाता है, यहाँ भी रख के सोचोगे तो 0 आएगा, ठीक। अब इसके बाद बताइए, ये 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का इंटू ऊपर में होगा तो पूरा टर्म को 0 कर देगा, ऊपर पूरा 0 नीचे भी 0 होता है, तो क्या बचा 0, और 0 माइनस 0 अपॉन एच बचा, ठीक है, उसको लिख रहा हूँ। लिमिट क्या बचा, h टेंस टू 0 अपॉन h 0 माइनस 0, ऐसा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, बोलो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस 0, 0 होगा, 0 बाई h 0 हो गया। अब पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0, उसमें लिमिट रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। कई बुद्धिमान लोग ऐसा मत किया करो ना, सर ये ऊपर तो 0 हो गया, अब नीचे में h टेंस टू 0 रख दिए तो 0 अपॉन 0, फिर ये तो अनडिफाइंड है, फिर यहाँ एल हॉस्पिटल, नहीं, ऊपर 0 हो गया है, ऊपर पूरा टर्म 0 हो गया तो नीचे को भी 0 कर डालेगा वो। अब इसमें लिमिट रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब फिर 0 बचा, ऐसा लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या निकला, एफ एक्स ऑफ 0 0, ऐसा हो गया, इसका वैल्यू निकल गया। वैसे ही आप एफ वाई ऑफ 0 0 निकालना, एफ वाई ऑफ 0 0, ठीक, उसका वैल्यू निकालते हैं। तो एफ वाई ऑफ ए बी का पहले फार्मूला बताइए मुझे। y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, कई बार बोल चुका हूँ, k टेंस टू 0 और नीचे k लिखना होता है, ऐसा। और यहाँ पास y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो y में बढ़ोतरी लिखना a और y में बढ़ोतरी b प्लस के, ऐसा लिखना, माइनस एफ ऑफ ए बी, ऐसा लिखना। आपको यहाँ 0 0 पे ए बी पे नहीं बल्कि 0 0 बनाना है, इसलिए जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ क्या सोचोगे आप, 0 0, ऐसा, ठीक, ऐसा। तो बताइए लिमिट यहाँ एक k टेंस टू 0 हो गया, ठीक है, नीचे k हो गया, ठीक। अब आप बताइए यहाँ, इसको भी थोड़ा दिखाइए साथ। एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू इतना है, अगर x की जगह यहाँ 0 है, y की जगह 0 प्लस के है, तो x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के सोचोगे, तो यहाँ भी x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के सोच के यहाँ वैल्यू रखो, इसको देख देख के कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 0, 0 का क्यूब 0, और कितना हो जाएगा 0 प्लस के का स्क्वायर अपॉन 0 का स्क्वायर और 0 प्लस के का स्क्वायर हो गया। अब माइनस एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, ठीक। फिर आगे बताइए क्या क्या बचा बताओ, बोलो लिमिट k टेंस टू 0 अपॉन k हो गया, ठीक है। ये 0 का इंटू होने के बाद पूरा टर्म 0 हो गया, 0 माइनस 0 हो गया। अब फाइनली क्या बचा बताइए, बोलो लिमिट k टेंस टू 0, 0 बाई k, पूरा टर्म 0 कर देगा वो, तो क्या बचा, लिमिट k टेंस टू 0, ये 0 बाई के 0 होता है। अब इसमें लिमिट रखने कोई मतलब नहीं, फाइनली वैल्यू क्या निकला 0। तो ये वैल्यू किसका निकला, एफ आई ऑफ 0 0 का वैल्यू निकला, ऐसा। तो हमने अभी तक दो वैल्यू निकाला, एफ एक्स ऑफ 0 0 और एफ आई ऑफ 0 0, ठीक। अब देखिए इन चीज़ को पकड़िएगा, मैं कई बार बोला हूँ, ये फंक्शन कहलाता है, ये इसका बिंदु, और राइट हैंड साइड में जो आता है वैल्यू वो उसका लिमिट कहलाता है। इसका भी लिमिट 0 आया, उसका भी लिमिट 0 आया था, एफ एक्स ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 और एफ आई ऑफ 0 0 का वैल्यू क्या निकला 0। तो इसका भी, इसको राइट हैंड साइड का वैल्यू बोलते हैं लिमिट, क्या बोलते हैं, लिमिट, सीमा। तो इसका भी सीमा 0 आया, उसका भी सीमा 0 आया। अगर सीमा यानी लिमिट इन्फिनिटी आता तो मैं बोलता ये विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन सीमा यानी लिमिट कुछ ना कुछ आया, भली 0 क्यों ना आया, उसको बोलेंगे कि दुनिया में विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है। आया समझ में। तो इसी चीज को आगे आप लिखोगे थ्योरी में कि देयरफॉर एफ एक्स एंड एफ वाई पॉइंट 0 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है, उसी को लिखोगे। अतः आपका जो फलन था एफ एक्स ऑफ 0 0 एंड एफ वाई ऑफ 0 0, वो बिंदु कौन से बिंदु पे, एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे बना रहे थे, याद है, पर विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है।
ऐसा क्या कर रहे हैं, विद्यमान है यानी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो श्वार्ट्ज थ्योरम का पहला कंडीशन यही था कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, ये पहला कंडीशन था। तो हमने बना के दिखाया कि वो विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे, 0 0 पर। आए समझ में, दिखा दीजिए यहाँ पर, देखिए एफ एक्स आप 0 0 का वैल्यू 0 निकालना है और एफ वाई आप 0 0 का वैल्यू 0 निकालना है। हर क्वेश्चन, जितना भी श्वार्ट्ज थ्योरम का क्वेश्चन आप बनाएंगे, इन दोनों कंडीशन को पहले हर क्वेश्चन में बनाना होता ही है। दिमाग में अच्छे से भर के रखिएगा, बहुत लंबा बनता है श्वार्ट्ज थ्योरम, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इस प्रोसेस को याद रखिए कि इसके बाद क्या क्या किया अपन, उसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे लास्ट में, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स आप 0 0 का वैल्यू 0, एफ आई आप 0 0 का वैल्यू क्या निकला 0। ये दोनों चीज़ों को हर क्वेश्चन में पहले आपको बनाना पड़ेगा। श्वार्ट्ज थ्योरम का पहला कंडीशन यही है कि एफ एक्स आप 0 0 और एफ आई आप 0 0 दोनों विद्यमान होना चाहिए यानी एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक, इतना क्लियर है। इतना होने के बाद अब आगे ध्यान से समझिएगा। इसके बाद फिर से लिखो कि चूंकि क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है, बताइए। वैल्यू दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। ठीक, अब इसका क्या करना, x के सापेक्ष अवकलन करना। x के सापेक्ष अवकलन करना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना। अब वो फार्मूला वाला डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ना। एफ एक्स लिखा हूँ मतलब किसके सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन को रिप्रेजेंट करेगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को शो करेगा। तो ऊपर नीचे का अवकलन कैसे करते हैं उसको बताइए। ऊपर नीचे का अवकलन करने का तरीका मैं कई बार बताया हूं, कैसे करते हैं। नीचे का करो स्क्वायर, नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो 11th 12th क्लास में सीखे हो, 11वीं 12वीं क्लास में सीख गए थे। ऊपर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, और ऊपर का करो डिफरेंशिएशन। x के सापेक्ष कर रहे हो इसलिए y स्क्वायर पूरा पूरा कांस्टेंट रहेगा, और x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। क्या बताएं, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो अवकलन, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का अवकलन करो डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो कितना, x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 2x, और y स्क्वायर कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0। ऐसे ही होता है अवकलन डिफरेंशिएशन। 11वीं 12वीं क्लास में हमने खूब पढ़ा है इस टाइप को डिफरेंशिएशन को। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, फिर से बताइए। ऊपर नीचे a बाई बी के फॉर्मेट में रहता है, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना। नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का अवकलन करो, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का डिफरेंशिएशन करो, ऐसा। अब जो बच गया उसको लिखिए जमा के, फिर ठीक है, जमा के लिखोगे तो दोनों से कुछ कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकालते हैं, बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पास इतना का इंटू इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा, ऐसा पहले जमा के लिख लो, इसको सामने लिख लो, पहले इसको लिख रहा हूँ, कितना है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पास पहले से क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस इसका इंटू इसके साथ हुआ कितना हो गया बताओ, बोलो 2x के पावर 4 और वाई स्क्वायर, और यहाँ नीचे में पहले से क्या बचा हुआ है बताओ, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 3x के पावर 4 और वाई स्क्वायर, इसका इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और y के पावर 4, ऐसा। ठीक, और बताइए यहाँ पास क्या बचा है, -2x के पावर 4 और वाई स्क्वायर, और नीचे में क्या बच गया है बताओ, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें से कुछ कटे तो कटा दीजिए। ठीक, 3 में 2 घटेगा तो 1 ठो बच जाएगा, है ना। 1 मिनट रुकिए ना, और 3 ही है ना। ठीक है, चलिए बताइए। ये देखो x के पावर 4 वाई स्क्वायर, एक्स के पावर 4 वाई स्क्वायर 3 बार है, ये 2 बार है, एक बार माइनस होगा तो एक बार बच जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, x के पावर 4
और वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच गया बताओ, 3x² वाई के पावर 4 बच गया। और नीचे में क्या बच गया बताओ, बोलो, x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक, अब ये वैल्यू किसका निकला, ये वैल्यू निकला है f(x) ऑफ xy का वैल्यू निकला ऐसा। ठीक, फिर से लिख रहा हूँ, f ऑफ xy का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया था x³ वाई स्क्वायर अपॉन x² और प्लस वाई स्क्वायर। जैसे x के सापेक्ष किया वैसे ही y के सापेक्ष करके दिखाना, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन। जैसे x के रेस्पेक्ट में किए वैसे y के रेस्पेक्ट में करिए डिफ्रेंशिएशन। तो कितना होगा बताइए, y के रेस्पेक्ट में करूँगा डिफ्रेंशिएशन तो कैसे करते हैं, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, और ऊपर का डिफ्रेंशिएशन यानी ऊपर का अवकलन करो। किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष करेंगे तो x³ पूरा कांस्टेंट और y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करो। नीचे वाले का अवकलन करोगे तो x y के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो x² पूरा कांस्टेंट और y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y। ऐसा कैसे कि ऊपर नीचे का डिफ्रेंशिएशन, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का अवकलन डिफ्रेंशिएशन करके दिखाओ ऐसा। ठीक, इसको भी बताइए कितना कितना बचा, यहाँ पर इसको सामने लिखना है, कितना बचा 2x³ और y यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो x² प्लस वाई स्क्वायर। इसका इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा 2x³ और y² इंटू वाई कितना हो जाएगा y के पावर 3 अपॉन नीचे में कितना हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या क्या बचा बताओ, बोलो, नीचे में बचा x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ करो कितना हो जाएगा 2x के पावर 5 और y। इसका इंटू इसके साथ करो कितना हो जाएगा 2x के पावर 3 और y के पावर 3। और यहाँ पर बच गया माइनस 2x³ और y³ ऐसा। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये दोनों सेम है तो कट जाएगा फिर। ठीक, तो ये वैल्यू फिर कितना आया हमारे पास, ये वैल्यू आपका बच गया 2x के पावर 5 और y अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू निकला fy ऑफ xy का। ठीक, ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x के पावर 5y अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या करना आप उसको समझिए। अब y वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन करना। ये जो y वाला टर्म है ये वाला, इस y वाले टर्म का x के सापेक्ष फिर करना डिफरेंशिएशन। ये y वाले टर्म का, इस y वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बताइए फिर ये y वाला टर्म पूरा इतना है, इसका मैं किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। फिर ऊपर नीचे वाला फार्मूला लगाओ जो आप दो ठो अभी बनाए हैं वैसे ठीक इसको बनाओगे। बहुत लंबा चौड़ा जाता है भाई ना, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इसका। ठीक है, लेकिन प्रोसेस एक क्वेश्चन का मैं पूरा समझा देता हूँ, हर क्वेश्चन को वैसी वैसी बनाना होता है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं फिर। ठीक है।